भूपेश आनंद एक बार फिर आपके सामने दोस्तों आज खड़ा हूं एक नई बात, एक नई सुबह, एक नई रोशनी, एक नई एनर्जी के साथ। दोस्तों मैं एक बात आज आपसे शेयर करूंगा कि मैंने सीएस और जब मैंने सीएमए या और अमेरिकन डिप्लोमा, आईएफआरएस लंदन वगैरह जो भी कोर्सेज किए, यकीन मानिए मैं भी शुरू में मुझे कुछ समझ नहीं आता था कैसे करना है, क्या करना है, और मैं भी बहुत बार फेल हुआ। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और लगा रहा। कहते करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। मैं आज भी इतना ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूं, लेकिन मैं हाँ एक बात कहता हूं कि मैं मेहनती हूं, मैं हार्ड वर्किंग हूं। और दोस्तों हार्ड वर्किंग से ही आप सब चीजें अपनी लाइफ में लेकर आ सकते हैं। इंटेलिजेंट होना या ना होना आपके बस की बात नहीं थी, वो तो जो भगवान ने भेज दिया। लेकिन आपके हाथ में, आपके बस में मेहनत करना है। तो अगर आप थोड़ा सा हार्ड वर्क करते हैं, कोई भी चीज नहीं आती बेटे, कोई भी पहली बार हम करते हैं, चलना पहली बार सीखा आपने, लाइफ में बहुत सारे काम आप पहली बार करेंगे, तो इसमें कोई घबराना नहीं है, उसको छोड़ नहीं देना, लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है, और तभी तो हमें सक्सेस मिलती है। आज के इस लेक्चर में मैं लेक्चर नंबर 3 की बात करूंगा दोस्तों आज मैंने बड़ी प्यारी सी एक कोटेशन आपके सामने लिखी है और मैंने ऊपर लिखा है ग्रेट मॉर्निंग। लेक्चर 3 म्यूचुअल फंड का हम कर रहे हैं, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 मैं कर चुका हूं। बेटे लेक्चर 1 में मैंने आपको बताया कि व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ म्यूचुअल फंड, and in lecture 2 I have told you what is the flow chart of a mutual fund, or what are the topics which we have to cover in mutual fund. I have told you what is the meaning, what are the types of mutual fund, and what are those 4 questions. ऐसे कौन से 4 questions हैं जो आपको पता होने चाहिए। Who are the players, what are the players, or the constitutes or the pillars of mutual fund, पहला क्वेश्चन था। And second question is what are the different types of schemes available as per the investment objective. Third is what is the meaning of fact sheet, बेटे हम practical discuss करेंगे। और last question था what are the regulations as per which are relevant for mutual fund. So I have told you there are 2 types of regulations. One is बेटे एक है म्यूचुअल फंड रेगुलेशन सेबी की, और एक है एलओडीआर, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। तो मैं भूपेश आनंद अपनी होश में आज लेक्चर 3 को स्टार्ट करने वाला हूं। दोस्तों बिल्कुल आप रजिस्टर ओपन कर लें, नो डाउट मैंने अपनी बुक में बड़ा कुछ दिया हुआ है आपको दोस्तों। आई हैव गिवन सो मेनी थिंग्स इन माय बुक। चैप्टर 12 अगर आप ओपन करें म्यूचुअल फंड का, तो मैंने इस चैप्टर में आपको बड़ी सारी बातें बताई हैं, बड़े सारे फ्लो चार्ट्स प्रिपेयर किए हैं, और आज मैं आपको गूगल के थ्रू बड़ी सारी और भी प्रैक्टिकल बातें बताने वाला हूं। तो बिल्कुल दिल थाम के बैठना है, बिल्कुल स्ट्रेट होके बैठना है, टेबल चेयर में बैठ के पढ़ना है। रजिस्टर ओपन कर लीजिए, हाइलाइटर साथ में रख लीजिए येलो और ऑरेंज कलर का। बेटे आज बड़ी सारी बातें हाईलाइट कर देंगे। जैसे मैंने अपनी बुक को फ्लो चार्ट से, कंसेप्ट से, क्वेश्चन आंसर से भर दिया है। क्यों भरा है? क्योंकि एटलीस्ट आपको थोड़ी क्लैरिटी तो मिलेगी। अगर आप भी फ्लो चार्ट प्रिपेयर कर देंगे, यकीन मानिए आपके कुछ मार्क्स ज्यादा आने वाले हैं। मेरी जीत का रहस्य भी यही है कि मैंने जनरली थ्योरी के पेपर में, चाहे वो टेक्निकल पेपर क्यों ना हो बेटे, चाहे म्यूचुअल फंड क्यों ना हो, चाहे वो सिक्योरिटीज लॉज एंड कैपिटल मार्केट क्यों ना हो, अगर आप थोड़े से फ्लो चार्ट्स बना देते हैं, यकीन मानिए आपका इंप्रेशन बाकी स्टूडेंट से, झुंड से आप अलग हो जाते हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने बड़े सारे बेटे अपनी बुक में फ्लो चार्ट्स प्रिपेयर किए जो मैं दिखाने वाला हूँ, मैं दिखाऊंगा। और उसके बाद हम कुछ स्कीम्स में डिस्कस करेंगे, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, और फिर मैं बेटे आपको जो बताऊंगा वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हमने हर कंसेप्ट को क्वेश्चन आंसर फॉर्म में डिवाइड किया है। मैंने आपको बड़ी सारी बातें लिखवाई हैं, बताई हैं, बट उसके साथ साथ मैं चाहता हूं, मैं पता क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप कुछ स्लाइड्स जो मैं लिखवा रहा हूं यहाँ पे, हैंड रिटन स्लाइड्स, बेटे जब तक हम नहीं लिखेंगे हमें समझ ही नहीं आएगा। यकीन मानिए खाली बैठकर सुनना, बेटे मेरी क्लास में प्लीज आप ऑफ ही कर दीजिए, खाली बैठकर सुनना नहीं है। कसम होगी आपको अगर आपने रजिस्टर खोल के ना लिखा तो, भले मैंने बुक में भी दिया हुआ है, लेकिन बेटा बुक में जो दिया वो लैंग्वेज अलग है, वो मैटर अलग है, टॉपिक भले वही है, लेकिन जो मैंने लिखवाया बड़ी बड़ी सिंपल लैंग्वेज में, बड़े बड़े नॉर्मल लैंग्वेज में लिखवाया है। तो अगर आप उनको भी लिख लेते हैं और उसके बाद बुक से करते हैं तो इट्स मोर देन इनफ। आइए लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी। आई हैव रिटन अ कोटेशन, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड वुमन बोथ परफेक्ट। प्रैक्टिस से आदमी और औरत, बॉयज एंड गर्ल्स, दोनों सेक्स आर becoming perfect
आइए दोस्त, म्यूचुअल फंड में लेक्चर 3 की एंट्री करें। मैंने लेक्चर 1 और 2 बता दिया। In lecture 1 I have told you why there is a necessity of mutual funds, and in lecture 2 I have told you the flow chart and all those 4 questions. So in first step, the first question is, what is the structure, what are the constitutes, what are the pillars, what are the basic structure of a mutual fund. So for that I have taken my step number 1. तो बेटे आज का ये जो लेक्चर नंबर 3 है, स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड के ऊपर है, कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ म्यूचुअल फंड के ऊपर है, पिलर्स ऑफ म्यूचुअल फंड के ऊपर है कि म्यूचुअल फंड के पिलर्स कौन से होते हैं। जैसे आप किसी भी बिल्डिंग को बनते हुए देखें तो बेटे पहले डिगिंग होती है, पहले आप देखें जमीन को खोदते हैं, नीचे बेटे नीचे लोहे का सामान डालकर पिलर्स लगा देते हैं। बेटे कहते हैं जिस घर के पिलर्स बड़े स्ट्रांग होते हैं वो घर अर्थक्वेक सेवी होता है। इसका मतलब धरती हिलेगी तो वो उतना नहीं हिलेगा। पिलर्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं घर में। इसी तरह से फॉर अ म्यूचुअल फंड पिलर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो आई विल बी टुडे टेलिंग यू व्हाट अबाउट द पिलर्स, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिलर्स। तो बेटा रजिस्टर तो ओपन करना ही पड़ेगा। मैं भूपेश आनंद आज आपको ये कहने जा रहा हूं कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया मैंने, उसका स्टेप नंबर 1 स्ट्रक्चर, पिलर्स और प्लेयर्स ऑफ म्यूचुअल फंड, इसको हम कॉन्स्टिट्यूट्स भी कह सकते हैं। बेटे बेटे मैं बड़े सारे नामों से, जैसे भगवान कृष्ण के बड़े सारे नाम थे, बिल्कुल उसी तरह से आई कैन से कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, आई कैन से स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड, आई कैन से पिलर्स ऑफ म्यूचुअल फंड, आई कैन से प्लेयर्स ऑफ म्यूचुअल फंड। तो बेटे आज हम स्ट्रक्चर, आज हम प्लेयर्स, आज हम कॉन्स्टिट्यूट्स की बात करने वाले। लेक्चर नंबर 3 आज मैंने इसी लेक्चर में 10, 12, 15 मिनट का लेक्चर होगा बेटे, क्योंकि मुझे बताना ही खाली आज इस लेक्चर में है कॉन्स्टिट्यूट्स। तो बेटे आप जल्दी से रजिस्टर तो ओपन कर ही चुके होंगे, आपको आज कंसेप्ट नंबर 5 लिखना है। एक बच्चा कहता है 5, हाँ बेटे लास्ट लेक्चर में मैंने कंसेप्ट 4 तक बताया था। मैंने आपको फर्स्ट कंसेप्ट में फ्लो चार्ट बताया था, फिर मैंने इंट्रोडक्शन बताया था, फिर मैंने आपको उसके बाद आपको मैंने बताया था व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। जैसे देखिए बेटे मैंने तो आपके सामने ये बनाया भी था, ये देखिए मैंने पहला फ्लो चार्ट बताया था, इंट्रोडक्शन ऑफ म्यूचुअल फंड बताया था, प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल फंड, और बेटे ऑब्जेक्टिव ऑफ म्यूचुअल फंड टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द यूनिट होल्डर्स। मुझे एज ए कंपनी, एज ए म्यूचुअल फंड, आई वांट टू इन्वेस्ट इन दोस areas, in those specialty areas where my funds can be maximized. So I want to maximize the unit value of a unit, so that my unit holders become rich, become wealthier. So that is the objective of mutual fund. So उसके बाद में आज जैसे 4 कंसेप्ट हो गए बेटे, आज 5वां तो कंसेप्ट होगा। 5वें कंसेप्ट में आप लिखें स्ट्रक्चर, लिखें कॉन्स्टिट्यूट्स, लिखें पिलर्स, लिखें प्लेयर्स, लिखें कुछ भी लिखें बेटे। 5 बेटे कुंती माता के 5 पुत्र थे। कुंती माता, हाँ महाभारत के जमाने में बेटे 5 पुत्र थे कुंती माता के। इसी तरह से 5 पिलर्स को मैं आज बताऊंगा, और तीन बेटे में आई विल बी टेलिंग यू पार्टिसिपेंट्स, तीन पार्टिसिपेंट्स की मदद लेंगे हम उस पूरे म्यूचुअल फंड को समझाने के लिए। तो प्लीज आप 5 कॉन्स्टिट्यूट्स लिखना शुरू कर दें। सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूट, सबसे इंपॉर्टेंट पिलर, जहां से कहानी शुरू होती है किस्मत की बेटा, जो इनिशिएशन करेगा, जो शुरुआत करेगा, जो पैसे लगाएगा, जिसके मन में वैसा विचार आएगा, उसको हम कहते हैं स्पॉन्सर। बेटे स्पॉन्सर से ही कहानी शुरू होगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो आई विल बी टेलिंग यू 5 players, 5 constitutes of mutual fund. The first is named as sponsor. फॉर एग्जाम्पल HDFC म्यूचुअल फंड अभी हम देखेंगे, उसका स्पॉन्सर देखेंगे कौन है। रिलायंस म्यूचुअल फंड, उसका स्पॉन्सर देखेंगे कौन है। एक्सिस म्यूचुअल फंड, उसका स्पॉन्सर देखेंगे कौन है। बेटे ऐसे ही किसी भी म्यूचुअल फंड के पीछे शुरुआत उसके स्पॉन्सर से होती है, उसके थॉट से होती है कि ऐसा विचार आया किसके मन में, और इनिशिएशन कैसे ली, किसने इनिशिएशन किया, किसने शुरुआत की। बेटे वो स्पॉन्सर ही होता है जो शुरुआत करता है, क्योंकि वो 40% ऑफ द नेटवर्थ अपनी जेब से लगाएगा। बेटे उसको बोलते हैं स्पॉन्सर। 60% यूनिट होल्डर से ले सकता है, एटलीस्ट 40%। बेटे 100 रुपए में कॉर्पस अगर 100 रुपए का है तो 40 रुपए बेटे स्पॉन्सर अपनी पॉकेट से लगाएगा, वो शुरुआत करेगा, हम उसको कहते हैं स्पॉन्सर।
तो आप प्लीज जल्दी से एक बार लिख लें स्पॉन्सर। बेटे स्पॉन्सर अब क्या करेगा, क्योंकि स्पॉन्सर के पास ऐसा पैसा हो सकता है, जरूरी नहीं है कि उसके पास ज्ञान भी हो। कहते हैं सरस्वती जी और लक्ष्मी जी दोनों एक के पास बहुत कम देखा गया है। इसका मतलब अगर किसी के पास लक्ष्मी जी हैं तो ये जरूरी नहीं कि उसके पास सरस्वती जी भी हो। हाँ, अगर किसी के पास सरस्वती जी हैं तो ऐसा देखा गया है कि ये जरूरी है कि उसके पास लक्ष्मी जी होती है। तो मैंने कहा स्पॉन्सर के पास रोकड़ा है, HDFC बेटे हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन के पास पैसा तो है, बेटे रिलायंस निप्पन म्यूचुअल फंड बेटे उसके पास फंड्स तो हैं, बट दे डोंट हैव द स्किल। बेटे मुकेश अंबानी के पास पैसा हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसके पास वो स्किल हो दैट वेयर टू इन्वेस्ट, हाउ टू इन्वेस्ट, व्हेन टू इन्वेस्ट, विच आर द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स। तो बेटे स्पॉन्सर पहला स्टेप हुआ। दूसरा पिलर जो सबसे कीमती है और जो स्पॉन्सर ही अपॉइंट करेगा उसका नाम है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। That person, that second pillar is named as asset management company, that is AMC. So first pillar is स्पॉन्सर। प्लीज आप पहले एक बार लिख लें, मैंने एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है तो मैं जान के बस ऐसे ही बताता जा रहा हूं कि आप लिखते लिखते भी एक आपका माइंड में एक फ्रेमवर्क बन जाए कि भाई स्पॉन्सर कौन होता है। स्पॉन्सर जैसे आप कई जगह देखते हैं, आप कई कई एग्जीबिशंस में जाते होंगे या कई कई किसी भी स्कूल में, कॉलेजेस में, प्रोफेशन में आप देखते हैं पीछे कुछ सेमिनार्स होते हैं तो स्पॉन्सर लिखे होते हैं कि भाई ये व्यक्ति है, इसने स्पॉन्सर किया है, इसने पैसे लगाए हैं। स्पॉन्सर का मतलब ही होता है जो पैसे लगाता है, जिसने इनिशिएशन की, जिसने स्टार्टिंग की, जिसने बिगिनिंग की, जिसने शुरुआत की। तो बेटे यहाँ पर भी म्यूचुअल फंड के स्टेप में भी, म्यूचुअल फंड के प्रोसेस में भी समझने के लिए सबसे पहली बात स्पॉन्सर। स्पॉन्सर क्या करेगा, क्योंकि ये जरूरी नहीं उसके पास सारे स्किल्स हो। स्पॉन्सर विल अपॉइंट अ ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल्स। बेटे कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, कुछ कंपनी सेक्रेटरीज को, कुछ CFAs को, कुछ एनालिस्ट को, कुछ कॉस्ट अकाउंटेंट्स को, कुछ एडवोकेट्स को वो अपॉइंट करेगा और उस अपॉइंटमेंट में वो क्या करेगा, कंपनी बनाएगा और उस कंपनी का नाम है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। क्योंकि जो पैसे उसने कंट्रीब्यूट किए और जो पैसे वो यूनिट होल्डर से लेगा अभी, बेटे उसको मैनेज करने के लिए वो प्रोफेशनल्स रखेगा रोल में, उनको एम्प्लॉइज एज ए एम्प्लॉय रखेगा और उनकी ड्यूटी है कि फंड्स को इन्वेस्ट करना। तो दोस पर्संस, दैट कंपनी इज नेम्ड एज एसेट मैनेजमेंट कंपनी, AMC. You're getting a point? So I have told you there are 5 constitutes. The first is sponsor. The second is I will be telling you some detail about AMC, that is asset management company. So पहले लिखे बेटा स्पॉन्सर, दूसरा लिखे एसेट मैनेजमेंट कंपनी। और बेटे आप ये बताइए स्पॉन्सर खुद तो पीछे हट जाएगा लेकिन वो आगे काम, आगे पिक्चर तो वही चलाना। बेटे प्रोड्यूसर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है बेटे, प्रोड्यूसर है स्पॉन्सर। इसी तरह से डायरेक्टर कौन है, किसी भी मूवी का प्रोड्यूसर होता है, डायरेक्टर होता है, हीरो हीरोइंस होते हैं। बेटे प्रोड्यूसर स्पॉन्सर है और AMC डायरेक्टर है। बेटे वो डायरेक्ट करेंगे किसको क्या करना है, किस हीरो को क्या काम करना है, हीरोइन को क्या बोलना है, गाना कब आएगा, क्या डायलॉग होगा। बेटे कुछ स्क्रिप्ट राइटर्स भी होते हैं, कुछ डायलॉग राइटर्स भी होते हैं। तो आप उसी तरह से समझेंगे अगर तो जल्दी से समझ आएगा। बेटे एक तो स्पॉन्सर होगा प्रोड्यूसर, दूसरा डायरेक्टर होगा बेटे AMC, तीसरा ट्रस्टीज। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कुछ करते नहीं लेकिन पूरे हॉल में पूरे एसेट्स को सिक्योर करके अपने पास रखते हैं, उसको बोलते हैं बेटे ट्रस्टीज। तो पहला नाम लिख लीजिए स्पॉन्सर, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ट्रस्टीज, यूनिट होल्डर्स। बेटे यूनिट होल्डर्स का मतलब क्या है, वो गरीब आदमी, वो आम आदमी, वो कॉमन मैन जिसके पास छोटे छोटे फंड्स हैं, जिसके पास छोटी छोटी सेविंग्स हैं और वो उन सेविंग्स को इकट्ठा करके बेटे वो इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सिप के थ्रू या किसी भी प्रोसेस के थ्रू। उन लोगों को हम कहते हैं यूनिट होल्डर्स। और बेटे वो ट्रस्ट में चलेगा सारा काम, एंड दैट ट्रस्ट इज अ म्यूचुअल फंड ट्रस्ट। तो बेटे 5 लोग होंगे, वन इज स्पॉन्सर, सेकंड इज AMC, ट्रस्टी, यूनिट होल्डर्स who are investing their funds, and the fifth one is the mutual fund trust। जो म्यूचुअल ट्रस्ट बेटा ट्रस्ट बनेगा,
ठीक है जी। तो 5 ये हो गए और 3 हो गए जी मार्केट इंटरमीडियरीज। जो मार्केट के इंटरमीडियरीज की हमें मदद लेनी पड़ेगी। फर्स्ट कस्टोडियन, बेटे जो सिक्योरिटीज को कस्टोडियन में रखेगा, जो कस्टोडियन जैसे सीडीएसएल एनडीएसएल कस्टोडियन होगा बेटा। बेटे ट्रांसफर एजेंट्स होंगे, क्योंकि कुछ यूनिट होल्डर्स आएंगे, कुछ एंट्री करेंगे, कुछ एग्जिट करेंगे, कुछ एंट्री करेंगे, कुछ एग्जिट करेंगे। तो बेटे ट्रांसफर एजेंट का काम होगा वो सर्विसेज देंगे किन लोगों को, उन लोगों को जो आना चाह रहे हैं, जो जाना चाह रहे हैं, उनके डाटा को अपडेट करेंगे। दोज आर द पर्संस नेम्ड एज ट्रांसफर एजेंट्स। आप मेरी बात समझ रहे हैं। और लास्ट में होगा बेटे डिपॉजिटरीज। तो 5 प्लेयर्स हो गए मुख्य, 5 मुख्य कॉन्स्टिट्यूट्स हो गए, 5 पिलर्स हो गए और 3 इंटरमीडियरीज हो गए। 5 जमा 3 8 लोग होते हैं बेटे, तब जाकर म्यूचुअल फंड की कहानी शुरू होगी। जैसे मैं भूपेश आनंद आपके सामने, मैंने पहले से ही कुछ साइट्स बेटे moneycontrol.com मैंने ओपन करके रखी है। मैं समझता हूँ सबसे अच्छी साइट मनी कंट्रोल है, मुझे सब चीजें इसमें मिल जाती है बेटा। 2-3 साइट्स को अगर आप ध्यान से समझ लेना, सेबी को समझ लें, सेबी की साइट देखा करें, एनएससी की साइट देखा करें, बीएससी की साइट देखा करें, मनी कंट्रोल अगर आप देख लें तो मैं कहता हूँ सोने पे सुहागा है जी। मनी कंट्रोल में A to Z इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। और एक है विकिपीडिया, बस ये 5-6 साइट अगर आप देखना शुरू कर दें, हैबिट डाल दें, जब भी मोबाइल फोन आया फालतू की चीजें ना देखकर इन साइट्स को देखिए, आपका ज्ञान बढ़ेगा बेटे, ट्रेनिंग जल्दी मिलेगी आपको। आइए आइए हम शुरू कर रहे हैं बेटे। मैंने moneycontrol.com खोला और उसमें उसमें मैंने रिलायंस म्यूचुअल फंड को ओपन किया बेटे। रिलायंस म्यूचुअल फंड को ओपन किया, उसकी की इंफॉर्मेशन देखने लगा। म्यूचुअल फंड का नाम है रिलायंस म्यूचुअल फंड। मैंने कहा जब आपको ढूंढना है वो 5 और 3, 5 कॉन्स्टिट्यूट्स, 5 पिलर्स और 3 इंटरमीडियरीज कौन से हैं। जैसे पहला म्यूचुअल फंड है रिलायंस म्यूचुअल फंड, बेटे सेटअप कब हुआ वो देख लेंगे, इनकॉर्पोरेशन डेट कब है देख लेंगे, स्पॉन्सर हमें मेन देखना है, क्योंकि हम समझ रहे हैं हु इज स्पॉन्सर, who is asset management company, who is unit holder, who is a trustee, who is a mutual fund। तो 5 बातें अगर हमें समझ आ जाए, हम प्रैक्टिकली देखें गूगल में, तो हमें वो चीजें ज्यादा रिटेन रहती हैं। तो चेक करिए जी, स्पॉन्सर कौन है, निप्पन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी / रिलायंस कैपिटल लिमिटेड। ट्रस्टी कौन है, रिलायंस कैपिटल ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड। इसका मतलब इन्होंने ट्रस्ट बनाया होगा, उस ट्रस्ट इंडियन ट्रस्ट एक्ट में ट्रस्टीज होते हैं, who will be holding that assets, ठीक है। चेयरमैन नहीं है इसमें, सीईओ, चलिए कोई बात नहीं, संदीप सिक्का सीआईओ, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर। बेटे जो इन्वेस्ट करते हैं आपके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, आपके एज, आपके मैरिटल स्टेटस, आपकी बातों से, आपके रिस्क एपेटाइट से, आपके रिटर्न एक्सपेक्टेशन से, जो आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की अलग अलग स्कीम्स के बेसिस में जो आपके फंड्स को अलग अलग पूल में इन्वेस्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी। उसके चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है मिस्टर अमित त्रिपाठी एंड मिस्टर मनीष गुनवानी। कंप्लायंस ऑफिसर, जैसे आप कंप्लायंस ऑफिसर बनने वाले, ठीक है जी, मुनीश सूद इन्वेस्टर सर्विस ऑफिसर, एसेट्स मैनेज। चेक कर लीजिए कितने करोड़, एक बच्चा कहता है 1 करोड़ में कितने जीरो आते हैं बेटे, 7 आते हैं। तो देखिए 2,22,575 करोड़, 2,22,575 करोड़ का फंड कॉर्पस उनके पास वो है जो मैनेज कर रहे हैं। आप बात समझ रहे हैं। तो कितना बड़ा बेटा कंधों में भार है कि उनको इन जगह में इतने सारे फंड्स को इन्वेस्ट करना है। अब देखिए ऑडिटर्स चलिए छोड़ दीजिए, अभी पहले कस्टोडियन में आ जाइए। कस्टोडियन देखिए, रजिस्ट्रार देखिए, और आपके पास आप देख लीजिए रजिस्ट्रार मतलब ट्रांसफर एजेंट्स। जैसे मैंने कहा जो अपडेशन का ध्यान रखेंगे, दोस पर्संस आर नेम्ड एज ट्रांसफर एजेंट्स। और बाकी टेलीफोन नंबर है, बाकी आप देख सकते हैं। मैंने इसी तरह से moneycontrol.com से म्यूचुअल फंड की इंफॉर्मेशन, एचडीएफसी की इंफॉर्मेशन को निकालने की कोशिश की। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, बेटे आपको इनके साइट्स को देखना तो आपका ज्ञान बढ़ेगा। स्पॉन्सर कौन है, म्यूचुअल फंड का नाम क्या है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड। सेटअप डेट बताई, इनकॉर्पोरेशन डेट बताई। स्पॉन्सर कौन है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ट्रस्टी कौन है, एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड। सीईओ सीआईओ कंप्लायंस ऑफिसर आप चेक कर लीजिए,
एसेट्स मैनेज, कस्टोडियन, रजिस्ट्रार, एड्रेस। इसका मतलब आप किसी भी म्यूचुअल फंड को देखें तो 5 प्लेयर्स आपको कम से कम मिलने वाले हैं और कम से कम 3 मार्केट इंटरमीडिएट्स मिलेंगे। तो हमें एज ए क्वेश्चन आ सकता है दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लेयर्स, और खाली वो कह सकते हैं राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्पॉन्सर, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन यूनिट होल्डर, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन म्यूचुअल फंड, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ट्रस्टी, और व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ अ म्यूचुअल फंड, who are the market intermediaries of a mutual fund। अगर आपको प्रैक्टिकल सब पता होगा तो बेटे आप इजीली कर पाओगे। मैं भी आपको म्यूचुअल फंड के यूनिट्स परचेज करना भी सिखाऊंगा, अभी सिखाऊंगा। आप देखिए जी, मैंने विकिपीडिया भी निकाल ली। अब ये साइट्स मैंने पहले से ही ओपन करके रखी कि हमारा टाइम कम लगे। बेटे आपका समय बहुत प्रीशियस है, मेरा समय तो जो है सो है, आपका मेरे से ज्यादा प्रीशियस है, क्योंकि आपके पास सामने दिसंबर जून की तलवार लटक रही है। तो म्यूचुअल फंड के बारे में अगर सीखना हो, मैं तो कहता हूं सबसे अच्छी साइट विकिपीडिया है। प्रैक्टिकली सीखना हो तो मनी कंट्रोल, और बेटा थ्योरेटिकली कंसेप्ट को सीखना हो म्यूचुअल फंड होता क्या है, व्हाई म्यूचुअल फंड, हु आर द प्लेयर्स, व्हाट आर द स्कीम्स, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द गेम प्लान बिहाइंड म्यूचुअल फंड, ये सारी बातें बेटे विकिपीडिया में दी हुई है। ये देखिए हिस्ट्री दी हुई है कि ये स्टार्टिंग कैसे हुई, जो मैंने लेक्चर बने में बताया, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, रेगुलेशन। अभी हम रेगुलेशंस करेंगे बेटे। इसमें रेगुलेशंस यूएसए में क्या है, यूरोप में क्या है, ऑस्ट्रेलिया में क्या है, जापान में क्या है बेटे, लेकिन मैं तो इंडिया के लिए करूंगा, तो आई विल बी टेलिंग यू सम सेबी रेगुलेशंस आल्सो। तो कहने का मतलब है आप 2-3 साइट्स को देखें। आइए थोड़ा सा हम नेक्स्ट पॉइंट में चले। मैंने एक फ्लो चार्ट और बनाया कि सबसे पहले कहानी होती है स्पॉन्सर की। द फर्स्ट पर्सन इज द स्पॉन्सर, जो बेटे स्टार्ट करता है चीजों को, जिसके मन में विचार आता है, जो अपनी जेब से 40% पैसे कम से कम लगाता है, फिर वो एएमसी बनाता है, फिर ट्रस्टी बनाता है, ट्रस्ट बनाता है, यूनिट होल्डर्स आते हैं। कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि आप बस चलते जाएं, खुद काफिला बन जाएगा और आपके पीछे चल पड़ेगा। तो सब स्पॉन्सर ने स्टेप लिया, धीरे धीरे बेटे एएमसी आ गई, धीरे धीरे प्रोफेशनल्स आ गए, ट्रस्टीज आ गए, यूनिट होल्डर्स आ गए, म्यूचुअल फंड बन गया, और सेविंग्स को आपने इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करके नेशन की और उन इन्वेस्टर्स की हेल्प कर दी। तो चलिए जी, मैं अब चाहता हूं कि देखिए मैंने इनके बारे में अपनी बुक में लिखा हुआ है, देख लीजिए बुक में लिखा है बेटा। मैंने पहले क्वेश्चन में ही बताया है कि बुक है, बुक में क्या है, जैसे द की प्लेयर्स ऑफ द म्यूचुअल फंड इन द फॉर्मेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ म्यूचुअल फंड। ये बेटे आपके न्यू सिलेबस के सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है, और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एसेट मैनेजमेंट कंपनी। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने अपनी पूरी बुक को कंसेप्ट्स में और क्वेश्चन आंसर फॉर्म में डिवाइड किया है। अब आप देखिए मैंने इसका आंसर लिखा है, मुझे पता है मैंने लिखा हुआ है, आप चेक करिए मैंने लिखा है। अब बेटे सवाल ये आता है कि इसमें मैंने स्पॉन्सर भी लिखा है, बट मैं आपको फिर कहता हूं कि जो मैंने लिखा है ये तो बोनस है। इस समय जो मैं बता रहा हूं आप उसको प्लीज जरूर लिखें, क्योंकि वो बड़ी इजी लैंग्वेज है, बड़ी अच्छी लैंग्वेज है, आपको जल्दी याद होगा। और बुक के आंसर्स को ऐड ऑन कर दे उसमें। इसलिए मैंने जान के जो स्लाइड्स बनाई है वो अलग लैंग्वेज से लिखी, यहाँ से कॉपी पेस्ट नहीं मारी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने यहीं से लिख दिया तो बेटे आप लिखेंगे नहीं। तो आइए स्पॉन्सर के बारे में थोड़ा सा लिखें बेटे। कंसेप्ट नंबर 6 बेटे, 5वां कंसेप्ट था द की कॉन्स्टिट्यूट्स और द प्लेयर्स ऑफ अ म्यूचुअल फंड। अब हम 6 कंसेप्ट लिख रहे हैं, स्पॉन्सर। बेटे प्लीज सभी बच्चे लिखेंगे, ए पॉइंट लिखेंगे, म्यूचुअल फंड कैन बी स्पॉन्सर्ड बाय। इसका मतलब एक म्यूचुअल फंड स्पॉन्सर कैसे हो सकता है, ईदर बाय अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी और बाय अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। बेटे दोनों स्पॉन्सर कर सकते हैं, कोई भी स्पॉन्सर कर सकता है। धनी तो कोई भी हो सकता है, किसी के मन में भी विचार आ सकता है, थॉट किसी के मन में आ सकता है। तो बेटे इट कैन बी, स्पॉन्सर कैन बी। वैसे मैंने बता दिया स्पॉन्सर कौन होता है, लेकिन फिर भी लिखना है ना बेटे, स्लाइड्स लिखनी है ना। आप सब लिख रहे हैं, मैं फिर बता रहा हूं, मैं आपको देख रहा हूं आप लिख रहे हैं, ज्यादा चालाकी मत करना, आप चुपचाप लिख लो। स्पॉन्सर कैन बी, म्यूचुअल फंड कैन बी स्पॉन्सर्ड बाय ईदर पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। स्पॉन्सर ब्रिंग्स इन कैपिटल, बेटे स्पॉन्सर ही कैपिटल लेकर आता है, एंड क्रिएट्स अ म्यूचुअल फंड। ट्रस्ट, बेटे म्यूचुअल फंड ट्रस्ट बनाता है। ट्रस्ट का मतलब है वो वेल्थ जो है सब सब उनके सब सब यूनिट होल्डर्स की है, किसी की पर्सनल वेल्थ नहीं है। इसलिए ट्रस्ट बनाया जाता है, क्योंकि म्यूचुअल बेनिफिट के लिए है बेटे, एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं है, एक पर्टिकुलर चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के लिए नहीं है, एक पर्टिकुलर सीईओ के लिए नहीं है,
एक पर्टिकुलर स्पॉन्सर के लिए नहीं है. द फंड विच इज बीइंग क्रिएटेड इज अंडर अ ट्रस्ट फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट. सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन बी पॉइंट. स्पॉन्सर ब्रिंग्स इन कैपिटल and creates a mutual fund trust under the Indian Trust Act and sets up the, और बेटे स्पॉन्सर ही एएमसी का इनकॉर्पोरेशन करता है. आपने देखा होगा, आपने अगर ध्यान से देखा हो तो किसी भी कंपनी को देखें आप, जैसे ये है, ये देखिए सेटअप कब हुआ, 30 जून को, 30 जून, और 30 जून को इनकॉर्पोरेशन डेट कब हुई, 24 फरवरी को. इसका मतलब इनकॉर्पोरेशन देख लीजिए आप पहले. आप दोबारा, मैं दूसरे बैंक का दिखाता हूँ, थोड़ा ज्यादा समझ आएगा. ये देखिए बेटे, म्यूचुअल फंड इनकॉर्पोरेट कब हुआ, दिसंबर 10, 1999. इसका मतलब स्पॉन्सर ने पहले म्यूचुअल फंड को इनकॉर्पोरेट किया, पहले ट्रस्ट बनाया, उसके बाद एएमसी बनाई, क्योंकि सेटअप तब एएमसी के बाद होगा. तो एएमसी देखिए उसकी तारीख है 30 जून 2000, जबकि इनकॉर्पोरेट कब हुआ, 10 दिसंबर 1999. पिछले साल ही सेटअप हो गया और इनकॉर्पोरेट, और पिछले साल ही इनकॉर्पोरेट हो गया, और नेक्स्ट ईयर में जब एएमसी बनेगी तभी बेटे, तभी सेट इनकॉर्पोरेशन आएगी. तो यहां लिखे स्पॉन्सर ब्रिंग्स इन कैपिटल एंड क्रिएट्स अ म्यूचुअल फंड ट्रस्ट under the Indian Trust Act and sets up the fund manager और asset management company. ठीक है जी. आइए स्पॉन्सर कॉन्ट्रीब्यूट्स. बेटे सी पॉइंट पे लिख लें, शॉर्ट नोट आ सकता है, मैंने अपनी बुक में तो लिखा है, लेकिन आप लिख लेंगे तो मुझे खुशी मिलेगी. स्पॉन्सर कॉन्ट्रीब्यूट्स एटलीस्ट 40% ऑफ द नेटवर्थ. वर्ड है एटलीस्ट 40%. एटलीस्ट का मतलब क्या है, कम से कम या ज्यादा से ज्यादा. बेटे कम से कम 40% का जो कैपिटल है वो स्पॉन्सर को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा. कंसेप्ट नंबर 6 के बाद हम आ गए 7 में, क्योंकि पहले स्पॉन्सर होता है बेटे, पहले गांव बसता है तभी तो लुटेरे आते हैं. अब पहले बेटे गांव बस रहा है, पहले स्पॉन्सर आ रहा है, फिर वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी, वो ग्रुप और प्रोफेशनल्स को बुला रहा है. ऐसे लोग जिनके पास ज्ञान है, अब वो आएंगे, अपनी नॉलेज से आप क्या करेंगे, फंड्स को इन्वेस्ट करेंगे और अलग अलग सिक्योरिटीज में ऑब्जेक्टिव के हिसाब से पैसा लगाएंगे. तो बेटे आपको शॉर्ट नोट आ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एसेट मैनेजमेंट कंपनी. तो कंसेप्ट नंबर 7 में लिखें एएमसी, अ कंपनी दैट इन्वेस्ट यूनिट होल्डर्स पूल्ड फंड्स. बूंद बूंद से घड़ा भरता है. एक व्यक्ति ने बेटे, हजारों लोगों ने अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट किया तो वो पूल बन गया. इन्वेस्टमेंट मैनेजर, CIO भी देखा था हमने, फंड मैनेजर ऑफ दैट एएमसी विल टेक आउट दैट फंड्स एंड इन्वेस्ट इन डिफरेंट स्कीम्स. बेटे अलग अलग स्कीम्स में इन्वेस्ट कर देगा. इनकम स्कीम्स, ग्रोथ स्कीम्स, हाइब्रिड स्कीम्स, टैक्स सेविंग स्कीम्स, गोल्ड स्कीम्स, एज पर द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव. तो वही मैं यहां पे कह रहा हूं, अ कंपनी दैट इन्वेस्ट यूनिट होल्डर्स पूल्ड फंड्स इनटू सिक्योरिटीज एज पर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव. बी, एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी अर्न्स इनकम. बेटा वो इनकम कहां से अर्न करेगी, क्योंकि उसके एम्प्लॉइज होंगे बेटे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे, CFAs होंगे, ये बहुत ज्यादा इनकम लेते हैं बेटे. जब बहुत ज्यादा सैलरी होगी इनकी, तो इनके खर्चे तो होंगे, सैलरी होगी, ऑफिस की मेंटेनेंस होगी, इनको अलाउंसेस दिए जाएंगे, इनको पेंशन फंड, इनको रिटायरमेंट, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट दिए जाएंगे. तो इनकी इनकम क्या है बेटे, हम इनकम में अभी बताएंगे कि जब ये फंड सेटअप करते हैं तो ये एंट्री लोड और एग्जिट लोड चार्ज करेंगे इन्वेस्टर से. अभी देखेंगे बेटे, वो फैक्ट्स में आएगा, व्हाट आर द फैक्ट शीट, व्हाट इज एंट्री लोड, अभी देखेंगे. जैसे आपको अप्पू घर में जाना है, या आपको किसी सिनेमा हॉल में जाना है मूवी देखने के लिए, या आपको किसी मॉल में जाना है, एज्यूम करते हैं, या आपको किसी एग्जीबिशन में जाना है, तो बेटे आपको एंट्री टिकट लेनी पड़ेगी. बिना एंट्री टिकट के आप नहीं जा सकते, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं. इसी तरह से अगर आपको किसी म्यूचुअल फंड में यूनिट होल्डर एज ए इन्वेस्टर बनना है, तो बेटे आपको एंट्री लोड देना पड़ेगा. जैसे पार्टनरशिप फर्म में कभी आपने देखा, एक नया पार्टनर आता है, तो जो पार्टनरशिप फर्म ऑलरेडी से कर रही है इतने सालों से काम, बेटे उसकी गुडविल मेंटेन हो चुकी है, तो एक न्यू पार्टनर गिव्स अ गुडविल
to the old partners, because from today when he will become partner, he will be entitled to all the profits as per the old partners also. So in order to compensate their hard work to the old partners, this new partner will give something, and that something is named as goodwill. Similarly, for a mutual fund, for that asset management company, that asset management company is being held from so many years, and now that mutual fund is having huge abundant profits. Now, this new entrant, this new investor has to pay some load to this asset management company, because now from today onwards he will also be entitled for the same profits. So he has to give some load, some extra load, just like चुंगी, just like GST. बेटे इसको चुंगी देनी पड़ेगी, और उस चुंगी का नाम है लोड, क्योंकि वो आ रहा है इसलिए उसका नाम पड़ गया एंट्री लोड। अगर वो जल्दी चला जाता है, बेटे मैंने कमिटमेंट की कि मैं इतने साल आपके साथ रहूंगा, मैं इतने साल इन्वेस्ट करूंगा, बट आप पहले से ही निकल गए, तो बेटे एग्जिट लोड। तो दो तरह के लोड्स हम डिस्कस करेंगे। आप लिखें बी पॉइंट में, एएमसी अर्न्स इनकम बाय चार्जिंग एंट्री लोड और एग्जिट लोड। ठीक है जी। कंसेप्ट नंबर फ्रॉम इन्वेस्टर्स, कंसेप्ट नंबर 8, बेटे ट्रस्टी होंगे। मैंने कहा स्पॉन्सर को एएमसी बनानी है, ट्रस्ट बनाना है, और उस ट्रस्ट के ट्रस्टीज बनाने हैं जो एसेट्स को होल्ड करेंगे फॉर द थर्ड पार्टी। तो लिखे जी, द ट्रस्टी इज अ पर्सन दैट होल्ड्स एंड एडमिनिस्टर एसेट्स for the benefits of the third party, which holds and administer the assets for the benefit of third party। और बेटे मैं नेक्स्ट कंसेप्ट में आ गया, कंसेप्ट नंबर 9, यूनिट होल्डर्स, जिसके लिए पूरी कहानी हमने रच दी। महाभारत, बेटे गीता का उपदेश देने के लिए भगवान कृष्ण ने पूरी महाभारत को रच दिया। तो बेटे यूनिट होल्डर्स के लिए, सो दैट उनकी सेविंग्स को हम प्रॉपर्ली चैनलाइज कर दें, वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करें, इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज हो, बेटे पर कैपिटल इनकम इंक्रीज हो, और वो सेविंग्स इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाएं। दोज पर्संस आर नेम्ड एज यूनिट होल्डर्स। आम आदमी, कॉमन इंसान, मैंगो पीपल। तो लिखें, इन्वेस्टर्स हु ओन द यूनिट्स, investors who owns the units issued by a trust। अब एक बच्चा ना चालाकी कर रहा था, उसको लगा कि मैंने बुक में तो सब लिखा है, हाँ बेटा लिखा है, लेकिन अब वो बच्चा एक्चुअली में बेवकूफ है, लिख नहीं रहा, टाइम तो वेस्ट कर रहा है, उसको आधी बातें समझ में नहीं आ रही होंगी। और कुछ महान बच्चे हैं बेटे मेरे, जो मेरी बातों को समझ रहे हैं और वो लिख भी रहे हैं। आइए, इन्वेस्टर्स हु ओन द यूनिट्स इश्यूड बाय अ ट्रस्ट, उनको यूनिट होल्डर्स बोलते हैं। बी पॉइंट, यूनिट होल्डर्स आर द ओनर्स, unit holders are the owners of the net assets, बेटे हमने जब कहा ट्रस्ट है तो जितने भी एसेट्स होंगे उसका मालिक कौन? यूनिट होल्डर। लास्ट है कस्टोडियन, द कस्टोडियन कीप्स द कस्टडी ऑफ द सिक्योरिटीज ऑफ द क्लाइंट। बेटे जो कस्टोडियन, एज द नेम इंडिकेट्स, कस्टोडियन जो अपनी कस्टडी में रखता है, जैसे लॉकर्स होते हैं, लॉकर होते हैं ना बेटे, तो लॉकर अपनी कस्टडी में बैंक वाले रखते हैं, तो इसी तरह से कस्टोडियन। लिखे, द कस्टोडियन इज अ मार्केट इंटरमीडियरी। बेटे 5 कॉन्स्टिट्यूट्स होते हैं, 3 मार्केट इंटरमीडियरीज हैं। द कस्टोडियन कीप्स द कस्टडी ऑफ द सिक्योरिटीज ऑफ द क्लाइंट। कस्टोडियन ऑल्सो कलेक्ट्स द बेनिफिट्स। बेटे अगर डिविडेंड आ रहा है, उसमें कुछ और प्लान है, बोनस प्लान है, डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट प्लान है, डिविडेंड प्लान है, तो बेटे वो सारा उसका रिटर्न भी कस्टोडियन ही होल्ड करता है। तो आप लिख लें कंसेप्ट नंबर 10, कस्टोडियन। द कस्टोडियन कीप्स द कस्टडी ऑफ द सिक्योरिटीज ऑफ द क्लाइंट। कस्टोडियन ऑल्सो कलेक्ट्स द बेनिफिट्स accruing to the client in respect of securities। बेटे लास्ट कंसेप्ट है आज के लेक्चर का, ट्रांसफर एजेंट्स। सर्विसेज ऑफ ट्रांसफर एजेंट्स इंक्लूड इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ यूनिट्स, इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ यूनिट्स, इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ यूनिट्स। बेटे यूनिट्स के कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। बेटे ये तमाशा हो रहा है, जैसे आपने कभी जू में देखा चिड़ियाघर में, कुछ लोग एंट्री कर रहे हैं, कुछ लोग चिड़ियाघर से जा रहे हैं। इस तरह से कुछ लोग म्यूचुअल फंड में आ रहे हैं, कुछ लोग म्यूचुअल फंड से जा रहे हैं।
एंड उसका रिकॉर्ड रखना। बेटे जो जा रहे हैं उनके शेयर्स को रिडीम करना, उनके यूनिट्स को रिडीम करना, और जो आ रहे हैं उनको इशू करना किसका काम है? ट्रांसफर एजेंट्स का। प्रिपरेशन ऑफ ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स एंड मेंटेनेंस ऑफ अपडेटेड इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड्स। तो बेटे मैंने आज के लेक्चर में आपको पहला क्वेश्चन, who are the constituents, who are the players, who are the pillars of a mutual fund? I have told you there are 5 pillars and 3 market intermediaries. बेटे आपको फ्लो चार्ट आना चाहिए, आपको उसके कॉन्स्टिट्यूट्स के नाम पता होने चाहिए, और एटलीस्ट आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है। बेटे जैसे मैंने कहा था, स्पॉन्सर, फिर एएमसी, फिर ट्रस्टी, फिर यूनिट होल्डर, और फिर म्यूचुअल फंड एज अ ट्रस्ट। और नीचे बेटे 3 मार्केट इंटरमीडियरीज, कस्टोडियन, ट्रांसफर एजेंट, डिपॉजिटरीज। इनके बारे में थोड़ा सा ज्ञान होगा तो आप क्वेश्चन को बढ़िया लिख पाएंगे। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चिल।